नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था, तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण होता है। आपको पिछले एपिसोड में भी मैंने ये बताया था और उससे पहले के एपिसोड्स में भी मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि जो है ये सभी ध्वनियों के ऊपर आधारित होते हैं। उच्चारण के अनुसार इन सभी का वर्गीकरण किया जाता है। तो आगे आज हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। इसमें व्यंजनों को 8 भागों में विभाजित किया जाता है। स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन। कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण होता है। घोष और अघोष जो मैं पिछली बार पढ़ा रही थी। और आगे अभी बात करते हैं इन सब के विषय में डिटेल में। और श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण होता है। अल्प प्राण और महाप्राण, इन सभी शब्दों, इन सभी व्यंजनों को किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, इनका उच्चारण के अनुसार जो भी वर्गीकरण है वो मैंने आपको वर्गीकरण बताया। अब इनके विषय में बता देते हैं, इनकी परिभाषा बता देते हैं और इनको किस प्रकार से बोला जाता है ये भी बता देते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी गई वायु वाग्य यंत्र से टकराकर बाहर निकलती है उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी गई वायु वाग्य यंत्र से टकराकर बाहर निकलती है उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे खा वर्ग, क, खा, ग, घा, ये जो फेफड़ों से हवा छोड़ी जा रही है वो वाग यंत्र से टकराकर आप जब स्वयं बोलेंगे, स्वयं उच्चारण करेंगे तो इस चीज़ को आप भली प्रकार से समझ पाएंगे। तो आगे चलते हैं। ट वर्ग। टा वर्ग के जो व्यंजन थे उनको भी मैंने आपको बताया था उच्चारण क्या था, वहाँ पर स्वर क्या आ रहा था, वो ध्वनि क्या लग रही थी, वो मैंने आपको बताया था। अब व्यंजन जो है वो स्पर्शी व्यंजन है, वो कहाँ और किस अंग को, आपके अंतरस्थ अंग को छू करके आती है, ये आपको समझ में आएगा जब आप उन शब्दों, उन वर्णों का, उन व्यंजनों का उच्चारण स्वयं से करेंगे। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे का वर्ग था, खा था, का खा था, खा वर्ग का, खा, गा, घा। उसी तरीके से टा, ठा, डा, ढा। ता वर्ग में ता, था, द, धा। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा। और इसमें अंगा, या, ण, न वर्ण नहीं आते हैं। ये पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये इनका उच्चारण स्थान क्या है और ये कौन से दंतव्य हैं, कौन से कंठ हैं और कौन से मूर्धन्य हैं, कौन से तालव्य हैं। ये पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा था और आज आप ये पढ़ रहे हैं कि ये कौन से टाइप के व्यंजन हैं, कौन से प्रकार के व्यंजन हैं, स्पर्शी व्यंजन क्या हैं, ये आपको मैंने बताया। का, खा, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये आपका स्पर्शी व्यंजन है। और स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा आपको मैंने अभी बताई। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी गई वायु जो वाग्य यंत्र से टकराकर निकलती है उन व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, जैसा कि दिए हुए शब्द से पता चलता है कि संघर्ष करती हुई, जो घर्षण करती हुई जो वर्ण शब्द निकले उनके लिए दो उच्चारण अवयवों को नज़दीक आ जाना, जिससे मार्ग छोटा हो जाता है और वायु घर्षण करके बाहर निकल जाती है। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है। जैसा मैंने आपको ऊष्म बताए थे, ऊष्म स्वर कौन कौन से होते हैं,
ये आपने ऊष्म व्यंजन जो पढ़े थे वो ही यहाँ पर आ जाता है। घर्षण संघर्षी व्यंजन जो है इस पर संघर्षी व्यंजनों में भी आ जाती है। उनकी संख्या 4 होती है, शा, सा, सा और हा। इसमें जो मैंने आपकी परिभाषा बताई आपको, वो फिर से आप सुन लीजिए। 2 उच्चारण अवयवों का नज़दीक आ जाना जिससे मार्ग छोटा हो जाता है और वायु घर्षण करके बाहर निकलती है, जैसे शा, सा, शा, शरीफे वाला शा। इसमें आप स्वयं देखिएगा बोलते समय, जब आप बोलिए और ख़ुद से इस चीज़ को महसूस करिए कि किस प्रकार से कौन से शब्द का कहाँ पर आपका घर्षण हुआ, किस शब्द का कहाँ पर से संघर्ष करके वो शब्द निकला। तो आप उच्चारण करके स्वयं से इस चीज़ को महसूस करिए। शा, शा, षटकोण वाला शा, सा, सीटी वाला सा और हा, हल वाला हा। आप स्वयं से उच्चारण करके इसको देखिएगा, ये संघर्षी व्यंजन है। और अब तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। जैसे कि स्पर्श वाले क, ख, ग वाले थे आपने देखा, और संघर्षी थे जो श, सा, श, हा, ये सारे संघर्षी थे। तो इनमें बोलने में थोड़ी सी विभिन्न अंगों को उसको मेहनत करनी पड़ रही थी। स्पर्श संघर्षी में वही चीज़ आ जाती है, उच्चारण करते समय अधिक लगता है। च वर्ग, जैसे चा, छा, जा, झा। इसमें यहाँ वर्ण नहीं आएगा, वो नासिका में आ जाता है। वो नासिका जो है ना, उसका उच्चारण स्थान नासिका है, वो नासिका में आएगा। ठीक, नासिक के जो अब आ गई, ये स्पर्श संघर्षी के बाद नासिक के आ गए। नासिक के जिनका उच्चारण स्थान नाक, उच्चारण नाक से होता है। नाक, ये नहीं कि नाक बोलने लग रही है, बोलती आपके जिह्वा कंठ से स्वर निकलता है, लेकिन वो नाक से होकर के निकलता है, वो नासिक के हो जाते हैं। जिनका उच्चारण नाक से निकलता है, नाक से होकर के उनका जो ध्वनि आती है, वो नासिक के कहलाते हैं। जैसे अंगा, या, णा और ना, मा, ये सारे शब्द आपने कंठ से निकले, उच्चारण यहाँ से हुआ, लेकिन वो नाक से होकर के आ रहे हैं। वो उनका जो घूम करके जिस रास्ते से आए, वो उस रास्ते को माना जाता है, तो वो नासिक के हो जाते हैं। अब आते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है। ला, जिह्वा के दोनों ओर से आपने ला बोला, तो जो जीभ थी आपकी तालू और दंत को छू रही थी, और पीछे आप अगल बगल उसे एयर मिल रही है, हवा मिल रही है, वो निकल जा रही है। तो ला, लट्टू, लड्डू, ऐसे करके बोल के देखिए आप। जब उच्चारण आप करेंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि आप का जो आपने जो वर्ण या जो व्यंजन आपने बोला, उसका उच्चारण किस प्रकार से हुआ, वो उच्चारण स्थान क्या था। तो आगे चलते हैं। प्रकंपित व्यंजन, जिन उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वो प्रकंपित व्यंजन होते हैं। रा, जीभ में कंपन हुआ ना, रा से रथ, ऋषि, तो ऋषि वो आपके स्वरों में था, इसमें रा है, रा पूरा, तो केवल एक ही इसमें जो है व्यंजन है, वो है रा। आप अपने आप से प्रयास करके देखिएगा, बोल करके। अभी तक तो कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, आगे ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। वो उच्चारण का स्थान आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा उच्चारण कहाँ से हो रहा है। वो हुआ आपका प्रकंपित व्यंजन रा। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती हो। डा, जीभ झटके से नीचे आती है, उसे उत्क्षिप्त, उठकर नीचे गिरना। उत्क्षिप्त, उठना और गिरना, तो उठी और गिरी, उसको कहते हैं उत्क्षिप्त।
तो जिह्वा जिस वर्ण के व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा उठ करके गिरती है वो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। जैसे डा, जीभ उठी, उसने तालु को छुआ और उसके बाद नीचे तुरंत आ गई। डा, 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 ये शब्द उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षहीन व्यंजन, उच्चारण के समय हवा बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है। या, इसमें कुछ भी आपको लगाना नहीं पड़ा, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। या, व, यज्ञ, तो ज्ञा में तो लगाएंगे पर यह आपका बड़े आराम से निकल जाता है, इसमें कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। व में भी आपको उच्चारण के स्थान को देखेंगे तो ओष्ठ है और वर्तुल आकार हो जाता है होठों का, तो वो वर्तुल घन कहलाते हैं। तो उसी तरीके से संघर्षहीन व्यंजन, अब जब व्यंजनों का प्रकार हम पढ़ रहे थे तो ये संघर्षहीन व्यंजन है, उसमें आपको बिल्कुल भी ताकत बोलने में नहीं लगानी पड़ती है। उसके बाद अब आते हैं कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। कंपन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। जो घोषित मुंह से इतना बड़ा मुंह खुले कि वो घोष बाहर पूरे शब्द निकले, और अघोष ऐसे होते हैं जिनके लिए पूरा मुंह नहीं खुलता और थोड़ा सा खुलता है, पूरी तरह बाहर शब्द वर्ण बाहर नहीं आता, उसको हम अघोष कहते हैं। तो घोष, साघोष मतलब घोष, वही अभी आपको बता रही हूँ कि वो पूरी तरीके से बाहर आ जाते हैं वर्ण, उनको हम घोष कहते हैं, और जो नहीं पूरी तरह बाहर आते हैं उनको अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब आप इस चीज़ को लिख लीजिए, ये इसकी परिभाषा है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ला, वा, हा और सभी स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 31 है। वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, शा, या, र, ला, वा, ह और सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा श, स, सा अघोष कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 13 होती है। अघोष और घोष, कल जो पिछला एपिसोड था उसमें मैं बता रही थी क, ख, ग। क, ख आपका अघोष हो गया, ग, घा घोष हो गया, ट, ठ अघोष हो गया, ड, ढ घोष हो गया। इसी तरीके से च, छ अघोष हो गया, ज, झा घोष हो गया। इसी तरीके से आप जब पूरे आप देख लीजिएगा, जो शब्द मैंने बताए य, र, ला, वा और सभी घोष स्वर, या, र, ला, वा, ये सभी घोष स्वर में आते हैं। इनकी कुल संख्या 31 होती है। और अघोष वर्ण जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और जो है आपका पा वर्ग, इन सभी के पहला और दूसरा जो अघोष होता है, प, फ, बा, भा, ये घोष हो गए, ब, भ घोष हो गया। तो ये सारी चीज़ें में आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कौन सा वर्ण क्या है और कौन सा जिसका उच्चारण स्थान क्या है, कौन से जो है स्वर कौन से स्वर श्वास के अनुसार बोले जाते हैं, कौन से होठ के अनुसार, कौन से कंठ से, कौन से तालव्य से, तालु से बोले जाते हैं, कौन से मूर्धन्य होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस एपिसोड में जो है क्लियर हो चुकी होंगी और आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। अब आगे चलते हैं श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर जो 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, वही घोष और अघोष। जिनमें कम ऊर्जा लगे वो अल्प प्राण और जिनमें ज़्यादा ऊर्जा लगे वो महाप्राण।
प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और श, सा, सा, हा, ये महाप्राण। ये श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लिखित आपको समझना है तो मैं अब इसके अगले एपिसोड में ये सारी चीज़ें आपको लिखित समझा दूंगी, क्योंकि बोर्ड पर बहुत से लोगों ने मुझे शिकायत की कि उन्हें दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरी रोशनी सामने से पड़ रही थी और उन्हें दिखाई नहीं दिया है, समझ नहीं पाए हैं। तो जो है मैं इस पर भी थोड़ा सा देखूंगी मैं कि इस पर रोशनी किस प्रकार से आए, तो मेरे लिए बोर्ड ही इजी रहेगा। अब फिर भी मैं इस चीज़ को जो मैंने आपको आज समझाया, इसको मैं किसी प्रकार से चाहे बोर्ड पर चाहे लिखकर कॉपी पे कैसे भी करके नेक्स्ट एपिसोड मैं उसका बना दूंगी और आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचा दूंगी जो आज मैंने मौखिक रूप से आपको दी हैं। आशा करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पसंद आएंगी और आप सभी बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से समझेंगे, और जो अध्यापक बच्चों को समझाना चाहते हैं वो छोटे बच्चों से शुरू कर दें और छोटे वाले बच्चों को अभी से उनको सिखाना शुरू कर दें। जो कक्षा 1 के बच्चे होते हैं, 1 के बच्चों को सिखा पाना बहुत आसान होता है, वहाँ से बच्चे सीख लेते हैं और तब जब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं, तो उनके मनस पटल पर जो है वो छाप पड़ जाती है और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें याद रह जाता है और वो कभी भी भूलते नहीं हैं। और इसलिए अध्यापकों का ये रोल होना चाहिए, ये उनका कर्तव्य हो कि वे बच्चों के जो उनकी शिक्षा है, जो वो शिक्षा दे रहे हैं, वो बच्चों के मनस पटल पर अच्छी तरह अंकित हो जाए, ये उनका प्रयास होना चाहिए। और मैं अपने उन सभी गुरुओं का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज तक मेरा साथ दिया है और अभी भी वो हमारे साथ में हैं और साथ देते हैं। तो उन सभी गुरुओं का धन्यवाद करते हुए जय हिंदी, जय हिंद। और सभी बच्चों से और सभी लोगों से एक बार पुनः यही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे 3 एपिसोड हिंदी के होंगे, 3 एपिसोड संस्कृत के होंगे और कोई भी एपिसोड आपका छूटे नहीं, क्योंकि सीरियल वाइज हमारा चल रहा है और एपिसोड आपका कोई छूटने ना पाए, और छूटे तो भी आप उनको पीछे से आप रिकवर कर लें, उनको आप अच्छी तरीके से समझ लें। और जो ना समझ में आए आप प्रश्न लिखिए वहाँ पर, और इंस्टाग्राम पर भी हमारा एपिसोड जाता है, उसकी शॉर्ट रील भेज देती हूँ और आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे भी पुटअप कर सकते हैं, फेसबुक पर भी जा कर के आप अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मैं आपको आपके प्रश्नों के अनुसार उत्तर देने की कोशिश करूँगी और आशा करूँगी कि आपको पसंद आएंगे। इसी के साथ पुनः नमस्कार।